इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 9 और अध्याय का नाम है दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियाँ। इस अध्याय की पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है और वह वीडियो हमने विज्ञान कक्षा 6 की प्लेलिस्ट में डाल दी है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में आज हम क्रियाकलाप 9.3 से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर है इस क्रियाकलाप में, यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एक चीनी मिट्टी की डिश में कुछ नमक का विलयन, जो कि हमने क्रियाकलाप 9.2 में तैयार किया था, लें। यह चीनी मिट्टी की डिश उपलब्ध नहीं है। यदि चीनी मिट्टी की डिश उपलब्ध नहीं है तो किसी अन्य उपयुक्त पात्र का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें यहाँ पर है चीनी मिट्टी की डिश। ये इसमें चित्र है। चीनी मिट्टी की डिश में नमक के विलयन को गर्म करना। तो यहाँ पर सेपरेट लैंप है ये, और इसमें ये तार की जाली है दिखाई गई है, और इसके ऊपर जो है चीनी मिट्टी की डिश जो है रखी है। इसको चाइना डिश भी बोला जाता है। इसके अंदर नमक का विलयन है। आगे इसमें है, इसे गर्म करें और जल उबल कर उड़ जाने दें। हमने इसको गर्म करना है और जल जो इसमें उड़ जाना चाहिए, जैसा कि चित्र 9.8 में दर्शाया गया है। चीनी मिट्टी की डिश को ठंडा होने दें। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको गर्म करना है, अब इसको ठंडा होने देना है। और क्या इसमें आप क्या देखते हैं, चीनी मिट्टी की डिश में क्या बचा है, नमक बच जाता है। क्या बच जाता है भी, नमक। क्या आपको नमक वापस प्राप्त हुआ? आप चीनी मिट्टी की डिश में नमक की उपस्थिति में को अपनी उंगलियों से रगड़कर महसूस कर सकते हैं। चीनी मिट्टी की डिश को गर्म करते समय सावधान रहें। इसमें सावधानी दी गई है। इससे आगे है, चित्र का अवलोकन करें। क्या यह प्रश्न का उत्तर देता है? क्या आप इससे संबंधित प्रक्रिया के नाम बता सकते हैं? क्या ऐसी कोई विधि है जिससे मैं नमक और पानी दोनों प्राप्त कर सकता हूँ? अब इसमें ये जिज्ञासु बच्चा है, इसके मन के अंदर विचार आया कि हमने पहले जो है नमक के विलयन को चीनी मिट्टी की डिश में गर्म किया। वहाँ पर हमने क्या मिला, नमक तो प्राप्त हो गया, परंतु हमारा जल जो है वाष्प हो करके उड़ गया। वो दोनों प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब इसमें अब समय आ गया है कि वे दक्षिण भारत के पुडुचेरी में रहने वाले अपने दादाजी और दादाजी से मिलने जाएं। अब इसमें ये जो चित्र दिखाया गया, एक बार दोबारा से देखते हैं हम। इस चित्र में यहाँ पर नमक के विलयन को गर्म किया गया है। क्या किया गया है? नमक के विलयन को गर्म किया गया है। नमक के विलयन को गर्म करने से, एक बार इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नमक के विलयन को गर्म करने से क्या है, भाप जो है बन जाती है, पानी जो है भाप में बदल जाता है, और भाप को ठंडा करके दोबारा पानी प्राप्त किया जाता है। और इस केतली के अंदर जो दिखाई गई है, इसमें नमक रह जाता है। इस तरह से नमक भी और जल भी दोनों प्राप्त हो जाते हैं। क्या होगा? नमक और जल दोनों प्राप्त हो जाते हैं। भाप जो है किसमें बदल गई? पानी में बदल गई। आगे है, अब समय आ गया है कि वे दक्षिण भारत के पुडुचेरी में रहने वाले अपने दादाजी और दादी जी से मिलने जाएं। मल्ली और वल्ली अपने पुराने पड़ोसी मित्र बालन से मिलने के लिए उत्साहित हैं। पुडुचेरी पहुंचने के बाद वे पुराने समय की बातें याद करने लगते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि शाम हो गई है और दादाजी की चाय का समय हो गया है। अब वो यात्रा करते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? पुडुचेरी में पहुंच जाते हैं। और उनके अपने पड़ोसी हैं, पुराने पड़ोसी हैं, मित्र हैं, बालन से बातें करने लग जाते हैं। और बात करते करते जो है उन्हें बहुत समय हो जाता है, और क्या हो जाता है? शाम हो जाती है। उनको यही नहीं पता चलता अभी शाम हो गया है और अब हमारे दादाजी की चाय का समय हो गया है। दादाजी, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। बच्चे, हम भी आपकी सहायता करेंगे।
चाय बनाते समय दादाजी ने 1 कप चाय बनाने के तरीके के बारे में कुछ सुझाव दिए। बालन, चाय बनाने के बाद आप चाय की पत्तियों को कैसे अलग करते हैं? तो इसमें यहाँ पर ये दिखाया गया है, चित्र दिखाया गया है। इसमें यहाँ इस बर्तन में, पात्र में चाय बनाई गई है। चाय बनाने के बाद में चाय को और चाय की पत्ती को अलग करने के लिए निस्तारण विधि का उपयोग दिखाया गया है। क्या है भी? कौन सी विधि का? निस्तारण विधि का प्रयोग जो दिखाया गया है। तो इसमें क्या है, ये निस्तारण के द्वारा चाय की पत्ती इसमें बर्तन में रह जाती है और चाय जो है बाकी जो है कप में आ जाती है। आगे, बालन, चाय बनाने के बाद आप चाय की पत्तियों को कैसे अलग करेंगे? दादाजी, स्पष्ट है, चालनी के द्वारा। आप जानते हैं कि यदि हमारे पास चालनी नहीं है तो भी हम अधिकांश चाय की पत्तियों को अलग कर सकते हैं। तो चाय की पत्तियां जो है, चाय में से चाय की पत्ती जो है चाय में से चालनी के द्वारा अलग की जा सकती है। यदि हमारे पास में चालनी नहीं है तो दूसरी विधि कौन सी है? निस्तारण विधि है। कौन सी है? निस्तारण विधि है। इसमें निस्तारण विधि में दर्शाया गया है। दादाजी, आगे कहता है वल्ली, वह कैसे? दादाजी, आगे इसमें है, चाय वाले बर्तन को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दें। हमें क्या करना है? जो चाय वाला बर्तन है उसको कुछ समय के लिए छोड़ देना है और फिर चाय को धीरे धीरे कप में उड़ेलना है। अरे हाँ, तब चाय की पत्तियां नीचे रह जाएंगी। ठोस और द्रव के मिश्रण में भारी अवयव नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर अवसादन की परिभाषा है। अवसादन किसे कहते हैं? ठोस और द्रव के मिश्रण में से भारी अवयव कहाँ बैठ जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। इसे कहते हैं अवसादन। क्या कहते हैं इसको? अवसादन। यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि अवसादन किसे कहते हैं? ठोस और द्रव के मिश्रण में भारी अवयव नीचे बैठ जाते हैं, इसे कहते हैं अवसादन। जब बर्तन को तिरछा कर जल या द्रव को हटाया जाता है तो यह प्रक्रिया निस्तारण कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, निस्तारण किसे कहते हैं? निस्तारण की परिभाषा है, जब बर्तन को तिरछा करके द्रव को हटाया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम निस्तारण कहते हैं या डिकेंटेशन कहते हैं। हमारे आसपास की सामग्री अध्याय में हमने पढ़ा कि तेल जल में मिश्रित नहीं होता और कुछ समय तक बिना हिलाए रखने पर एक अलग परत बना लेता है। तेल और जल के पृथक को करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे? इसमें भी जो तेल और जल है इसको अलग करने के लिए निस्तारण विधि का उपयोग किया जा सकता है। आगे, दादाजी, लेकिन फिर भी मेरे मुंह में चाय की पत्तियां आ सकती हैं क्योंकि निस्तारण की प्रक्रिया में पूरी तरह चाय की पत्तियां अलग नहीं होती। बालन, अच्छा है, इसका अर्थ यह है कि इसको अलग करने के लिए यह उपयुक्त विधि नहीं है। तो इसमें कहता है अभी अच्छा है अभी, परंतु ये जो विधि है उपयुक्त नहीं है इसको अलग करने के लिए। इसमें यहाँ पर आगे इस मल्ली, दादाजी, बिल्कुल सही, तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा बच्चों, अब चाय तैयार है। मल्ली ताक से चाय की चालनी उठाता है और अपने दादाजी को दे देता है। क्या लेता है भी? वो चालनी उठाता है और इसको दे देता है दादाजी को। दादाजी, आइए अब मैं चाय को इस चालनी से छानता हूँ। तुम देख सकते हो कि सारी चाय की पत्तियाँ चालनी में रह जाती हैं। चाय की पत्तियाँ पृथक करने की इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? निस्यंदन कहते हैं। तो इसमें फिल्टर की सहायता से या छलनी की सहायता से छानना जो है निस्यंदन कहलाता है या इसको फिल्टर करना कहते हैं। तो यहाँ पर चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने की प्रक्रिया दिखाई गई है और इसको कहते हैं निस्यंदन। बालन मल्ली से पूछता है, क्या वह मटमैले जल के निस्यंदन के लिए चाय की चालनी का उपयोग कर सकता है? अब उसमें कहता है भी जो मटमैला जल है क्या उसको अलग करने के लिए हम चाय की चालनी का प्रयोग कर सकते हैं? आओ क्यों न हम स्वयं इसे करके देखें या इसका पता लगाएं। दादाजी, साथ ही मटमैले जल के कपड़े के एक टुकड़े से भी छानने का प्रयास कीजिए और अंतर देखिए। मल्ली, हमें कपड़े का टुकड़ा क्यों उपयोग करना चाहिए? इसमें है, स्वच्छ जल पाने के लिए मुझे कपड़े की कितनी परतों का उपयोग करना होगा। आगे है, कपड़े के टुकड़े की बुनाई में धागों के बीच छोटे छोटे रंध्र या छिद्र होते हैं। क्या होते हैं भी?
छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र कहते हैं इनको या छिद्र कहते हैं छोटे छोटे। कपड़ों के इन छिद्रों का उपयोग छानने के लिए किया जा सकता है। प्राचीन काल में भी लोगों ने इस पद्धति को अपनाया। यदि जल एक बार छानने के बाद भी गंदा है तो अशुद्धियाँ फिल्टर पत्र का उपयोग करके प्राप्त की अलग की जा सकती हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र होते हैं। जो फिल्टर पेपर है या इसको छन्ना कागज भी कहा जाता है, उसका उपयोग करके जल को छाना जा सकता है। उसमें जो रंध्र या छिद्र होते हैं वो कपड़े से भी ज़्यादा बारीक होते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो फिल्टर पत्र क्या है? एक ऐसा निस्यंदक है जिसमें बहुत ज़्यादा छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं। आगे यहाँ पर क्रियाकलाप 9.4 आइए प्रयोग करें। चित्र 9.10 में दिखाए अनुसार आप स्वयं फिल्टर पत्र मोड़कर उसका एक शंकु या कोण बनाने का प्रयास करें। इसमें यहाँ पर हमने इसको मोड़ करके एक शंकु या कोण बनाने का प्रयास करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले ये हमारा क्या है, एक फिल्टर पत्र है, इसको लेंगे हम। फिर इसको यहाँ आधा बीच में से लेकर के इस तरह से मोड़ देंगे। ये अर्धवृत्त की हमारे पास में आकृति प्राप्त होगी, यानी अर्धवृत्त के रूप में दिखाई देगा हमें यहाँ पर। जैसे ये तो पूरा वृत्त है, फिर यह आधा वृत्त हो गया। अब इस आधे जो ये फिल्टर पत्र है मोड़ने के बाद में प्राप्त हुआ, हम उसको बीच में से यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से मोड़ देंगे और इस तरह से हमें जो है एक वृत्त का चौथा हिस्सा जो है, चौथा भाग जो प्राप्त होगा। अब आगे क्या करते हैं, ये तो हमारे पास में एक फिल्टर पत्र हो गया, इसमें एक तय होगी, दूसरी दो तय होगी। अब इसमें शंकु का आकार प्राप्त करने के लिए, शंकु का आकार प्राप्त करने के लिए इसकी 3 तह तो एक साइड में रखेंगे और एक तह जो एक साइड में रखेंगे, तो हमें इस तरह से एक कोण प्राप्त हो जाता है। आगे इसमें इस कोण में है शंकु बनाने के लिए एक फिल्टर पत्र मोड़ना। यहाँ पर चित्र 9.10 है सारा। इसमें इसे एक शंकुआकार फ्लास्क पर रखी कीप या फनल के अंदर रखें और इसमें मटमैला पानी डालें। हमारे पास में ये कांच की शंकुआकार कीप है या इसको फनल भी कहते हैं, इसमें रखेंगे और इसमें जो हमने फिल्टर पत्र है उसका जो शंकु आकार का हमें प्राप्त हुआ है, जिसकी 3 साइडें एक तरफ है और एक तरफ है, यहाँ रखेंगे इसमें और इसको इसमें रख देंगे। अब इस तरह से जो क्या है गंदला पानी है, तो एक बार दोबारा से इसको हमने यहाँ रख देना है और इसमें जो गंदला पानी है अब इसमें यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे इसमें। तो ये कीप है, फनल कीप है हमारे पास में, ये फिल्टर पत्र है और यहाँ पर ये क्या है, ये त्रिपौध स्टैंड है हमारे पास में, ये शंकुआकार फ्लास्क है यहाँ पर नीचे दिखाई गई है और ये मटमैला पानी है, ये फनल है हमारे पास में, ये फ्लास्क है। अब इस तरह से आपने क्या अवलोकन किया? क्या मिट्टी के कण फिल्टर पत्र से होकर निकल जाते हैं? कीप से निकलने वाला जल शंकुआकार फ्लास्क में एकत्रित हो जाता है। तो इसमें आपको फिल्टर पत्र का अवशेष के रूप में मिट्टी और फ्लास्क में निस्यंदन के रूप में जो है जल प्राप्त हो जाता है। फिल्टर पत्र आगे क्या है भाई? फिल्टर पत्र। फिल्टर पत्र में क्या है? फिल्टर पत्र के अतिरिक्त कपास, चारकोल, रेत इत्यादि अनेक सामग्रियों का उपयोग कर निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है। हमारे पास में यदि फिल्टर पत्र नहीं है तो हम इनका भी उपयोग जो है कर सकते हैं। किसका? कपास का, चारकोल का और रेत का। ये सभी जो है निस्यंदक के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। निस्यंदक का चुनाव पृथक की जाने वाली सामग्रियों के कणों के आकार पर निर्भर करता है। जो इसका चुनाव है किस पर निर्भर करता है? जो हम फिल्टर करना चाहते हैं, जिसको जो अशुद्धियां हैं उसको फिल्टर करना चाहते हैं द्रव के अंदर, उस पर निर्भर करता है। इससे आगे है क्रियाकलाप 9.5 आइए डिजाइन करें और बताएं। इसमें है क्रियाकलाप वल्ली अपनी दादी जी के साथ प्रकृति की सैर पर जाती है और एक तालाब में थोड़ा जल एकत्रित करती है और जल में कुछ अवांछित पदार्थ दिखाई देते हैं। कम लागत की सामग्रियों का उपयोग करके जल के निस्यंदन के लिए एक कार्यकारी मॉडल की योजना बनाएं और इसका निर्माण करें। टी बैग, चाय की पत्ती की थैली पहले रेशम जैसे मुलायम कपड़ों से बनाई जाती थी क्योंकि ये चाय की पत्ती को रोक लेती थी और जल उसके आर पार निकल सकता था।
रेशम मजबूत होने के कारण गर्म जल के संपर्क में आने पर फटता नहीं था। बाद में लोग जाली या मलमल के टुकड़े का उपयोग करने लगे। अंततः उन्होंने फिल्टर पत्र का उपयोग करना आरंभ किया, जिसे आजकल अधिकांश टी बैग बनाए जाते हैं। इसमें यहाँ पर ये चित्र दर्शाया गया है। मल्ली और वल्ली अपने दादाजी और अपने मित्र ओटुकम के साथ पास की नदी में नौका विहार के लिए जाते हैं। ओटुकम एक मछुआरे हैं। क्या भी मछुआरे हैं। जैसे ही वे मछली पकड़ने के जाल डालते हैं तो पानी जाल से बाहर बह जाता है। पानी क्या है, जाल से बाहर चला जाता है। वल्ली को पहले सीखी हुई निषेधन की विधि का स्मरण हो जाता है। वह समझती है कि मछली पकड़ने की यह विधि बहुत कुछ उसी के समान है। मल्ली जाल में फंसी मछलियों के साथ प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटी बोतलें, खाद्य सामग्रियों के पैकेट और एक बड़ी मछली के मुंह में फंसी प्लास्टिक की नली को देखकर स्तब्ध हो जाती है। जैसे ही वो जाल फैलाते हैं, उस जाल में क्या आते हैं, थैलियाँ आती हैं प्लास्टिक की और टूटी बोतलें आती हैं, खाद्य सामग्रियों के पैकेट और बड़ी मछली के मुंह में फंसी प्लास्टिक की नली हमें उन्हें दिखाई देती है। तो इसमें यहाँ पर आइए नदी और महासागरों में प्रदूषण के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कविता की रचना करें। यहाँ कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं, इनमें कुछ और पंक्तियाँ जोड़ें। इसमें लिखा हुआ है, समुद्र में तैरती थी छोटी मछली कोयलास, नन्ही सी प्यारी सी थी वो सबकी खास। एक दिन प्लास्टिक का बड़ा टुकड़ा बहता हुआ आया, गर्दन कोयलास में फंस गई, दर्द ने उसे तड़पाया। यहाँ पर कोयलास जो है एक मछली का नाम रखा गया है कि एक छोटी सी प्यारी सी मछली जो है समुद्र में तैर रही थी और वो सबको प्यारी लग रही थी। एक दिन एक प्लास्टिक का टुकड़ा जो है बहता हुआ नदी के अंदर आ गया और वो उसकी गर्दन में फंस गया। इससे वह मछली क्या थी, दर्द से तड़पने लगी। मम्मी मछली रोए और पापा पुकारे कोयलास, पर धीरे धीरे बंद हो गई उसकी आंखें आज। जो मछली है उसकी मम्मी जो है रो रही है क्योंकि वो तड़प रही थी और उसे के पापा जो है से कोयलास कह करके पुकार रहे थे, परंतु धीरे धीरे जो है उसकी आंखें जो है बंद हो गई, जिसके कारण प्लास्टिक जो उसकी गर्दन में फंसी हुई थी। इसे आगे है, प्रदूषण से भरे महासागर मछलियां दम तोड़ रही, हमारे गलत कार्यों के कारण अब नन्ही कोयलास नहीं रही। हमारे महासागर जो जल के स्रोत हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, वो क्या है, प्रदूषण से भर रहे हैं और उसमें जो मछलियां हैं मर रही हैं हमारे गलत कार्यों के कारण। अब जो है इनमें कोयलास जो है मछली का उदाहरण दिया गया है, अब नन्ही जो कोयलास नहीं रही है। जल है जीवन का आधार, प्रदूषण से न करो उसे बेकार। जल हमारे जीवन का आधार है और हमें इसको प्रदूषण के द्वारा बेकार नहीं करना चाहिए। इसको बचाना है सबकी जिम्मेदारी, यही तो है सबसे बड़ी समझदारी। इसको बचाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है और इसी में हमारी सबसे बड़ी समझदारी है। अपने अभिभावकों के साथ चर्चा करें। आपके घर में कटोरे में रखा हुआ दूध फट गया है। अपने अभिभावकों के साथ चर्चा करें कि आप इसे किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आप पृथक करने की किस विधि का उपयोग करेंगे। आगे इसमें मल्ली और वल्ली अपने दादा दादी जी के साथ में आशीर्वाद देते हैं और बालन को शुभकामनाएं देकर मध्य प्रदेश के नगर भोपाल की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अब वो क्या है, भोपाल की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रेलगाड़ी जब भोपाल पहुंचती है उसमें तीव्र धूप के कारण गर्मी बढ़ रही है। वे मूसी के घर की ओर जाते समय एक ढाबे में छाछ पीते हैं। मल्ली ढाबे की दीवार पर लटकी बड़ी सी पेंटिंग के बारे में दुकानदार से पूछता है। यहाँ पर ये पेंटिंग लगी हुई है और जो है मल्ली जो दुकानदार से पूछता है। दुकानदार बताता है कि चित्र में घरों में एक बड़ी मथनी से दही मथ कर मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। जो ये चित्र है वो क्या दर्शाता है, यहाँ पर एक बड़ी मथनी से दही मथ कर जो है मक्खन निकालना। मल्ली ढाबे की दीवार पर लटकी बड़ी सी पेंटिंग के बारे में दुकानदार से पूछता है। दुकानदार बताता है कि चित्र में घरों की एक बड़ी मथनी से दही मथ कर मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है, जिसे मथना कहते हैं। क्या कहते हैं, मथना। तो मथना क्या चीज़ है,
मथनी से दही मथकर मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया। क्या है अभी ये प्रश्न बन जाता है, क्वेश्चन है मथना किसे कहते हैं। मथनी से दही मथकर मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया, इसको कहते हैं मथना। इस प्रक्रिया में हल्का होने के कारण मक्खन ऊपर तैरता है जबकि छाछ नीचे रह जाती है। तो इसमें एक प्रश्न और बन जाता है भाई, जब मक्खन को या दही को मथा जाता है तो मक्खन दही से अलग कैसे होता है। तो उसमें कहेंगे भी जो मक्खन है छाछ से अलग कैसे होता है। मक्खन जो है हल्का है और हल्का होने के कारण छाछ पर के ऊपर तैरने लग जाता है। इस तरह से जो है मक्खन जो है छाछ से अलग हो जाता है। इसमें यहाँ पर मथना जो है दिखाया गया है और इसके द्वारा जो है दही को मथा जाता है, छाछ अलग हो जाती है और मक्खन जो है अलग हो जाता है। आगे है, मौसी के घर पर उनका प्रवास आनंदमय रहा और वे घर लौटने पर अपनी सभी यादें अपने मित्रों के साथ में साझा करने के लिए उत्सुक हैं। अब उनका अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव मेघालय की राजधानी शिलांग पहुंचने का समय आ गया है। कहाँ पहुंच गए? मेघालय की राजधानी शिलांग। यहाँ पर आगे इसमें है, क्या आप रसोई घर में पाए जाने वाले एक उपकरण का नाम बता सकते हैं जो बिजली से चलता है और छाछ तैयार करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। रसोई घरों में जो है बिजली से चलने वाली मधानी का उपयोग किया जाता है और इसके अतिरिक्त और भी जैसे मिक्सी वगैरह है उनका यूज किया जाता है। शिलांग में अपने बुआ के घर पहुंचने पर वे एक बढ़ई को लकड़ी का द्वार बनाते देखते हैं। काम करते समय उसे अचानक कुछ लोहे की किलें जो लकड़ी के बुरादे में गिर जाती हैं। बढ़ई हाथ से लोहे की किलों को निकालने लगता है। बढ़ई क्या करता है? उनको हाथ के द्वारा लोहे की किलों को निकालता है। बच्चे बढ़ई से रुकने के लिए कहते हैं। वे अपनी बुआ से चुंबक लेते हैं और बढ़ई से कहते हैं कि इस चुंबक को लकड़ी के बुरादे में घुमाइए। सारी किलें चुंबक से आकर्षित होकर जाती हैं, उस पर चिपक जाती हैं। बढ़ई ने पृथक्करण की किस विधि का उपयोग किया? चिमकों को जानने का अध्ययन का स्मरण करें। तो इसके द्वारा जो बढ़ई है सारी जो किलें हैं जो बुरादे के अंदर मिली हुई हैं उनको अलग करता है। तो ये पूछते हैं कि उसने किस विधि का उपयोग किया। चुंबकों को जाने अध्याय के अंदर हमने इसके विषय में पढ़ा था, आपको याद होगा। आगे पढ़ते हैं एक बार। वे पदार्थ जो चुंबक की प्रति आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? प्रश्न है, वे पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं इनको क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। लोहा चुंबकीय पदार्थ का एक सामान्य उदाहरण है। चुंबक का उपयोग करके और अचुंबकीय पदार्थों को पृथक करने को अचुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। इसमें चुंबकीय पृथक्करण का प्रश्न है ये, तो चुंबकीय पृथक्करण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। आजकल पुनः चक्रणकर्ता रिसाइकलर अपशिष्ट के ढेर से लोहे की वस्तुओं को अलग करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। कई उद्योगों के अपशिष्ट में प्राय अनुपयोगी लोहे की कतरनें होती हैं। इससे क्रेन में लगे चुंबक का उपयोग करके अपशिष्ट सामग्री के ढेर से अलग किया जाता है। तो इसमें यह प्रश्न बन जाता है कि लोहे के ढेर में से लोहे की कतरनों को किसके द्वारा अलग किया जाता है? हम कहेंगे क्रेन के द्वारा, जिसके आगे जो है चुंबक लगा हुआ होता है। उपयोगी लोहे की कतरनों का पुनः चक्रण करके पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें यहाँ पर ये क्रेन दिखाई गई है। क्या दिखाई गई है? क्रेन दिखाई गई है। इस क्रेन के अगले सिरे पर यहाँ पर जो है एक चुंबक लगा होता है। क्या लगा होता है? विद्युत चुंबक। और इसको लोहे के जो कचरा है उसके ढेर में ले जाया जाता है चुंबक को क्रेन की सहायता से। इससे क्या होता है? जो लोहे की कतरनें हैं इस चुंबक के साथ में चिपक जाती हैं और फिर इसको क्रेन की सहायता से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। वहाँ से बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है, विद्युत का कनेक्शन काट दिया जाता है और जो ये कतरन है इस विद्युत चुंबक से अलग हो जाती हैं। इस तरह से जो क्रेन है ये कार्य करती है। ये विद्युत चुंबक जो कार्य करता है जो क्रेन के साथ में लगा हुआ होता है। इसमें क्या है? चुंबकीय पृथक्करण दिखाया गया है। इससे आगे है मल्ली और वल्ली।
की छुट्टियां आनंदमय रही, मल्ली और बिल्ली की छुट्टियां जो है आनंदमय रही। उनकी यह मनोरंजक भारत की यात्रा उनकी स्मृतियों में स्थायी रूप से रहेगी। तो उनकी जो छुट्टियां हैं वो ख़त्म होने को जा रही हैं और उन्होंने अब जो है कहता है इन छुट्टियों में भारत की यात्रा की और स्मृतियों में स्थायी रूप से रहेगी उनको। उन्होंने न केवल भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जानने का आनंद लिया बल्कि पदार्थों को पृथक करने की विभिन्न विधियों का भी ज्ञान प्राप्त किया। क्रियाकलाप 9.6 आइए खेल खेलें। निम्नलिखित वाक्यांशों को कागज की छोटी प्रतियों पर लिखें। दालों से छोटे कंकड़ पृथक करना, दही मथ कर मक्खन प्राप्त करना, पके हुए दलिया पोहे से हरी मिर्च निकालना, तरबूज से बीज निकालना, निर्माण सामग्री के मिश्रित ढेर से लकड़ी के बुरादे और लोहे की कीलों को पृथक करना, माला बनाने के लिए विभिन्न फूलों के ढेर में से गेंदे के फूल चुनना, रेत से कंकड़ पृथक करना, चावल के आटे में से नारियल के टुकड़े पृथक करना, पानी से तेल पृथक करना, नमक के विलयन से नमक पृथक करना। 2 टोकरियां लें, इसे आगे 2 टोकरियां लें, इनमें से प्रत्येक उन 2 प्रयोजनों में से एक को प्रदर्शित करती है जिनके लिए हम पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। 2 दल बनाएं और देखें कि कौन सा दल अधिकतम सही प्रविष्टियां प्रस्तुत करता है। सोचें और प्रारंभ करें। यहाँ पर क्या है, 2 टोकरियां ली गई हैं, इसमें से किसी एक अनुपयोगी अवयव को हटाना, दूसरा है 2 भिन्न लेकिन उपयोगी अवयवों को पृथक करना। इस तरह से पर्चियां हमने इसमें डालनी है। आगे है, यह क्रियाकलाप आपके इस बोध का आकलन करने में सहायता करेगा कि हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे दालों में से कंकड़ को पृथक करना, इसमें से जो दाल है वो उपयोगी है, कंकड़ उपयोगी नहीं है और इसलिए इसको हम पहली टोकरी के अंदर डालेंगे। इसकी जो पर्ची है यहाँ पर हम, ये हमारे पास में पहली टोकरी है, ये क्या है, दूसरी टोकरी है, इसमें हम पहली टोकरी में पर्ची को डाल देंगे। इससे आगे है दही मथ कर मक्खन प्राप्त करना। इसमें दही में मक्खन भी उपयोगी है और जो हमें छाछ प्राप्त होती है वो भी उपयोगी है, इसको हम दूसरी टोकरी में डाल देंगे। पके हुए दलिए या पोहे से हरी मिर्च निकालना। जो दलिया है या पोहा है, हरी मिर्च भी जो है उपयोगी है और दलिया भी उपयोगी है। हम हरी मिर्च का उपयोग करते हैं, कई बार खाते हैं इसको, तो इसलिए यहाँ पर जो है इसको दूसरी टोकरी में डाल देंगे। तरबूज के बीज निकालना। यदि हम बीजों का उपयोग करते हैं बोने के लिए दोबारा से तो हमारे लिए उपयोगी है, या फिर हम क्या करेंगे, ये पहली टोकरी में डाल देंगे इसको। निर्माण सामग्री के मिश्रित ढेर से लकड़ी के बुरादे और लोहे की कीलों को पृथक करना। इसमें हम यहाँ पर यदि बुरादे को अलग से और लोहे की कीलों को अलग से उपयोग करते हैं तो दोनों हम दूसरी टोकरी में डाल देंगे, और यदि इसमें से केवल लोहे की कीलों का उपयोग करते हैं तो पहली टोकरी में डालेंगे। माला बनाने के लिए विभिन्न फूलों के ढेर में से फूल गेंदे के फूल चुनना। इसमें सभी फूल उपयोगी हैं, इसलिए इसे दूसरी टोकरी में डाल देंगे। रेत से कंकड़ पृथक करना। रेत से कंकड़ जब पृथक किए जाते हैं तो रेत का उपयोग किया जाता है, कंकड़ जो है इधर उधर फेंक दिए जाते हैं, तो हम इसको क्या डालेंगे, पहली टोकरी में। यदि हम कंकड़ों का भी उपयोग करते हैं तो दूसरी टोकरी में डालेंगे। चावल के आटे में से नारियल के टुकड़े पृथक करना। यहाँ पर चावल का आटा भी उपयोगी है, नारियल के टुकड़े हैं वो भी उपयोगी है, इसलिए इसको दूसरी टोकरी में डाल देंगे। पानी से तेल पृथक करना। इसमें तेल उपयोगी है और इसको पहली टोकरी में डाल देंगे। नमक के विलयन से नमक प्राप्त करना। जब इसको नमक प्राप्त किया जाता है तो इसमें पानी जो है वाष्प बनकर उड़ जाता है, तो इसको पहली टोकरी में डाल देंगे। इस तरह से आगे यह क्रियाकलाप आपके इस बोध का आकलन करने में सहायता करेगा कि हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।